हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो आज हम रिवाइज करेंगे 5 क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे फॉर योर नीट एंड IIT JEE प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 4 मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना है हमको इनटू नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, हम नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स को देखें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट होता है 0 उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर, एंड ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट होता है नॉट इक्वल टू 0 उनको हम बोलते हैं पोलर। ओके, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ अगर हम यहां पर देखें तो इसमें क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन, ये जो पॉइंट होगा ये कार्बन का होगा, तो ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो ये मोमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा इसका, फर्स्ट मॉलिक्यूल का 0। नाउ फर्स्ट मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इज 0। ओके, सेकेंड मॉलिक्यूल देखते हैं। नाउ ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये जो साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप कुछ इस तरह से यहाँ पर बॉन्डेड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल। और अगर कैंसिल हो रहा है तो ये डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। ये डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। ओके, नाउ ये अगर हम थर्ड वाला देखें तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका OH दे रखा है और यहाँ पर भी OH। नाउ ये जो OH होता है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बॉन्डेड होता है। ओके, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्री टू रोटेट होता है, तो यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है, तो नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0, थर्ड वाला नॉट इक्वल्स टू 0। और फोर्थ वाले को अगर हम देखें तो फोर्थ वाले में भी जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर था उसी की जगह सल्फर है, तो ये भी देख सकते हो आप, ये डायपोल मोमेंट यहाँ पर इन दोनों का अगर चेक करेंगे तो अगर फोर्थ वाले में हम देखें तो फोर्थ वाले में डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हम कंपेयर करें इक्वल्स टू 0 वाले कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर। यहाँ पर लिख देते हैं 1, 2, ये दोनों मॉलिक्यूल्स 1 एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ये दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर। और थर्ड एंड फोर्थ को अगर देखें तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये क्या होंगे, पोलर। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया एंड NH3 एंड NF3, इनके डायपोल मोमेंट्स को हमें कंपेयर करना है कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। चलिए, ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखिए NH3 हो या NF3, दोनों के ही जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। दोनों के स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं एंड 1 लोन पेयर। तो VACPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें
तो इनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ट्रायगोनल पिरामिडल। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर देखें NH3 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन की। तो ये डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, ये डायपोल मोमेंट यहाँ पे रहेगा। ओके, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर म्यू नेट आपको इस तरह से आएगा। और लोन पेयर भी यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर भी नाइट्रोजन के ऊपर और ये जो डायपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन भी ऊपर आ रहा है। अगर हम NF3 को देखें तो NF3 में डायपोल मोमेंट, क्योंकि इस बॉन्ड का अगर हम मोमेंट देखें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट्स होंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट डाउन आएगा, जो म्यू नेट आएगा वो डाउन आएगा और लोन पेयर ऊपर है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट एज कंपेयर टू NH3 थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका जो म्यू नेट है और म्यू नेट ऑफ अमोनिया किसका ज़्यादा होगा, अमोनिया का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, हमको कैलकुलेट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है हमको ClO2 एंड O3 माइनस के। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए अगर हम ClO2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ClO2 के। ओके, सो क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 7। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो 6। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास में, 2, तो इंटू 2। ओके, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 19। सो ClO2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 19। ओके, नाउ O3 माइनस। ओके, इसके बाद में हम लोग O3 माइनस, ये जो एनायन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे। ओके, नाउ ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन के हो गया 6। नाउ 3 ऑक्सीजन आइटम्स, तो 3 से आपने मल्टीप्लाई करा, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो 1। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उतने ही यूनिट का एडिशन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर -1 था तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो +1, तो ये कितना आ गया, अगेन 19। सो इन दोनों के ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, दैट इज 19। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर पूछा है हमसे H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 एंड H4P2O8 का। तो यहाँ पे चार आपके पास में स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए P2O5, यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5। देख सकते हो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन है। ये बीच वाला ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। नेक्स्ट है हमारा H4P2O6। नाउ H4P2O6 में ये जो P और P के बीच में ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और H और H की जगह पर आ जाएगा OH एंड OH। देखते हैं कैसे। देखिए P डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको,
ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो ये हो गया H4P2O7, सॉरी H4P2O6। ओके, नाउ H4P2O7 ये बहुत आसान है। अगर आपने H4P2O6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, इसको ड्रॉ कर लिया। अब 7 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इन दोनों फास्फोरस के बीच में आ जाएगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। देखिए ओके, तो देखते हैं P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH OH O OH। ओके, सो आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है क्लियर हो गया। सिर्फ P2O6 था तो यहाँ पर P सिंगल बॉन्ड P था, और O7 हुआ तो P और P के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर है H4P2O7 का। आगे बढ़ते हैं H4P2O8। और H4P2O8 में अगर देखें तो एक ऑक्सीजन और बढ़ रहा है, तो P और P के बीच में एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा यहाँ पे। ऐसे आप याद रख सकते हो। देखते हैं। ओके, तो ड्रॉ करते हैं हमारा H4P2O8। क्या बोला मैंने? P और P के बीच में 1 मोर ऑक्सीजन विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये देख सकते हो P डबल बॉन्ड O, OH OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, OH एंड OH। तो ये आप देख सकते हो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ से 3, यहाँ से 3 एंड 2 इन बिटवीन द 2 फास्फोरस एटम्स। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया H4P2O8। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आपसे सपोज हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए फास्फोरस का, तो इन सभी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो फास्फोरस के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। डबल बॉन्ड को भी हम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करेंगे फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। या फिर हम कह सकते हैं जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उस टाइम पर डबल बॉन्ड को भी हम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे। तो देख सकते हो आप फास्फोरस के अराउंड 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। या फिर अगर हम इसमें भी देख लें तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है। P ब्लॉक क्लास 12th में हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को बोला है और NCl3, PCl3, आर्सेनिक क्लोराइड एंड एंटीमनी क्लोराइड SbCl3, ये 4 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। इनके बॉन्ड एंगल्स हमको कंपेयर करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। आइए। ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे उनमें एक बात कॉमन दिखेगी कि सभी में क्लोरीन है, सभी में क्लोरीन एटम सराउंडिंग एटम है। देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, तो ये जो 4 एटम्स है ये होते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम। तो अगर सराउंडिंग एटम सेम है, जैसे इन सभी में सराउंडिंग एटम क्लोरीन है, तो आपका जो बॉन्ड एंगल होता है, अगर सराउंडिंग एटम सेम, if surrounding atoms are same and ये जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सभी के सभी सेम ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में, 15th ग्रुप में। एंड सेंट्रल एटम ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है। अगर हम इस केस में देखें तो सभी कौन से ग्रुप में हैं? 15th ग्रुप में। देख सकते हो आप नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, देन एंटीमनी। ओके, तो बॉन्ड एंगल जो होता है यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम।
ओके, सो बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके जो सेंट्रल एटम्स हैं, तो सेंट्रल एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी। तो यहां पर अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन के साथ में NCl3 का सबसे ज्यादा होगा। तो अगर ये ऑर्डर देखें तो NCl3, देन PCl3, देन AsCl3, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एंगल का। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। यहाँ पर मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा? एंटीमनी क्लोराइड का, SbCl3, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एंटीमनी इज लीस्ट अमंग दीज सेंट्रल एटम्स। अगर हमारे पास में सेंट्रल एटम्स सेम हो तो देखते हैं क्या होगा। लाइक NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3, इन सभी के अगर हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, अगर हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है इन सभी मॉलिक्यूल्स के NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3, तो याद रखेंगे अगर सेंट्रल एटम सेम है, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो आपको देखना होगा कि सराउंडिंग एटम का क्या ऑर्डर है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सराउंडिंग एटम, सो इफ सेंट्रल एटम इज सेम, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम होगा उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा। ओके, तो जैसे यहां पर अगर हम देखें तो NF3 में सराउंडिंग एटम कौन सा है? फ्लोरीन। NCl3 में सराउंडिंग एटम इज क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली रिलेटेड होगा। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम बॉन्ड एंगल इनवर्सली रिलेटेड होगा। ओके, तो अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? फ्लोरीन का, तो ये बॉन्ड एंगल सबसे कम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा ये आपका एंगल होगा ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, सो आई होप आपको दोनों केस क्लियर हो गया कि अगर सराउंडिंग एटम चेंज हो रहा है और सेंट्रल एटम सेम है जैसा यहाँ पर, तो बॉन्ड एंगल किस तरह से निकालोगे? के स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।